आज हम पढ़ेंगे पहला अध्याय जिसका शीर्षक है हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता, पर निकला हुआ ज़रूर होता था। उसका हृदय उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था जिसमें जो जिस रंग का था वह रंग साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई है और हाथ मुँह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ और तरोताज़ा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात रही हो। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनकी मूंछ उनके शरीर के रंग से मिली जुली होकर स्पष्ट नहीं दिखती हो। रघुवर प्रसाद 22-23 बरस के थे। काले रंग के बाद भी और भी काली भौं और बड़ी बड़ी काली आँखों के कारण वे सुंदर लगते थे। आज की चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज की पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज का पेड़ था। आम के पेड़ों की पत्तियां आज हरी थी, जैसे सब पेड़ों की थी। आम में बौर आ गई थी। पेड़ बौर से लदे थे। बौर के गंध में सांस खींचने से मन को चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौर लगी थी कि जितनी बौर निकलनी थी सब निकल गई। जिन्हें अगले बरस निकलना था धोखे से इसी बरस निकल गई थी। खिड़की से पड़ोस की छत 7 साल की लड़की ने झांक कर कहा, एक आम का बौर तोड़ दो। लड़की खिड़की के नीचे रखी ईंटों पर खड़ी थी। रघुवर प्रसाद के कमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने वहाँ ईंटें जमाई थीं। वे बहुत छोटे बच्चे थे, तभी भी झांक नहीं पाते थे। काहे के लिए? पूजा के लिए बाई मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर नींद सोने से होते थे। दोनों चोटियों में काले फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटका हुआ था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं, बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई नहा ली है। अच्छा रुको। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे आम के पेड़ों तक गए। रघुवर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही होगी। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झांक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? रघुवर प्रसाद का वह एक छोटा कमरा था जिसमें झांक कर छोटे छोटे बच्चे अंदर अनेक रास्ते देखते थे। जैसे वे बैठे होते थे उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते थे उनके सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेट जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता।
उनके चाय बनाने के रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता बच्चों के उस तरह देखने से रघुवर प्रसाद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से उनके कमरे की चारदीवारी के अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा से उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे, उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बौर तक पहुंच रहा था। फिर भी वे उस बौर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। वे उछले और बौर की डाली टूट कर उनके हाथ में आ गई, पर एक आंख भींचकर वे नीचे बैठ गए। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। बौर का फूल झड़कर आंख में चला गया। फुक्का मार दूं? रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्रॉक के छोर से को उंगली में गुरमेट कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूंका। फिर रघुवर प्रसाद के बिल्कुल पास जाकर सांस से गर्म फ्रॉक के बांधे छोर को आंख पर रखा। ऐसा 2-3 बार किया, बस ठीक हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। उनकी आंखें लाल हो गई थी और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ से बौर की डाली लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंटें दिखाई दी। ईंटें मिट्टी से सनी थी। हाथों में एक एक ईंट उठाए रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंटें ठीक से जमाई नहीं थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसलिए आधी ईंटें अधिक थी। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता तो ईंट पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंटों को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे में झांका कि वे कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचे होगा। वे ढूंढकर 2 ईंट और लाए। कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पढ़ने का मन हुआ। शादी हुए 12 दिन हो गए थे। निमंत्रण पत्र खटिया के नीचे पेटी में था। पेटी निकालने के लिए वे नीचे झुके। उन्होंने सुना, गांव में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा। एक बच्चा और बच्ची दोनों की ऊंचाई बराबर थी। खिड़की के नीचे की चौखट दोनों की ठुड्डी थी। रघुवर प्रसाद ने उन्हें देखा तो दोनों मुस्कुराए, फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर नीचे बैठी हुई गुड़िया नाम की लड़की भी खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद ने उसे देखकर कहा, गाँव में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया। नहीं, गाँव में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया। नहीं, गाँव में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। तभी तीनों बच्चे खिड़की से गायब हो गए। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गांव ले आए होंगे। 1-2 दिन में यहाँ आ जाएं। शादी के 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी। पिता ने पत्नी के जाने के 6 दिन बाद रघुवर प्रसाद से विदा कराने के लिए कहा था। विभागाध्यक्ष ने छुट्टी देने से मना कर दिया था। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता थे। 800 रुपये मिलते थे। महाविद्यालय इस 70,000 की आबादी वाली बस्ती से 8 किलोमीटर दूर था। इस बस्ती से के सब तरफ के आखिरी मकान से लगे हुए खेत थे। बीच की बस्ती सबसे पुरानी थी। सभी आखिरी के मकान के बाद बने हुए थे। बस्ती के कुछ इधर उधर आखिरी के मकान भी पुरानी बस्ती के समय के बने हुए थे। यह ऐसा शहर नहीं था जिसके आखिरी मकान के बाद गांव की पहली झोपड़ी शुरू होती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर 8 किलोमीटर तक फैले खेतों के बाद सबसे नज़दीक जोरा गांव था। शहर फैलते फूलते नज़दीक के गांव तक पहुंचता तो गांव शहर का मोहल्ला बन जाता था। गांव का नाम मोहल्ले के नाम हो जाता था। जोरा गांव 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए जोरा गांव का नाम मोहल्ला नहीं बना था। वहीं यह महाविद्यालय था। यह खरपैल की छत वाला लंबी बैरक नुमा दाव के बाड़े में था। लाइन से कमरे बने थे। मिट्टी की 2 फुट मोटी दीवार थी। सामने एक लंबी दलान
थी, दीवारें छूही मिट्टी से पुती थी। बरामदे में बड़े बड़े आले बने थे। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर था, इसलिए ट्रंकेट, टेम्पो, बसें आया जाया करती थी। महाविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती थी। 2-1 बैलगाड़ियों में बैल जुते होते। ज़मीन से टिकी बैलगाड़ियों के खुले बैल घास चरते हुए इधर उधर घूमते रहते। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय जाने के लिए आधा घंटा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हो जाते थे। उन्हें आजकल 3-4 दिनों से महाविद्यालय की ओर जाते हुए एक हाथी दिखाई दे जाता था। लौटते समय भी 1-2 बार दिखा था। तब हाथी की पीठ पर पेड़ की डाल लदी होती, इससे हाथी खुद सूंड से तोड़ता होगा। दाढ़ी और बड़े बालों वाला एक सुंदर युवा साधु हाथी पर बैठा रहता। साधु का रंग गेहुआ था। हाथी के माथे, सूंड और कान के कुछ हिस्सों की खाल ललाई हुई थी और उसमें काले छोटे सुंदर लगते थे। हाथी युवा होगा, खूबसूरत था, काला हाथी था। रघु प्रसाद ने मन ही मन अपने एक हाथ को आगे बढ़कर जाते हुए हाथी के रंग से अपने रंग की तुलना की। हाथी की तुलना में उनका रंग साफ था। कभी कभी दिख गए काले सांवले मनुष्य के पश्चात किसी एक दिन पैरों से उन्होंने तुलना की होगी कि आम के पेड़ के शरीर का रंग विही पेड़ के शरीर के रंग से बहुत काला था। विही के पेड़ का रंग गेहुआ चिकना था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा काला था। इसी तरह पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों से और उड़ते हुए पक्षियों से यह सच था कि धरती में पेड़ों की पत्तियां घास के कारण हरा भरा रंग सबसे अधिक था। आकाश में नीला रंग अधिक था। खुली धरती पर होने के कारण यह सुविधा थी कि एक मुश्त बहुत सा आकाश दिख जाता था। सुबह शाम आकाश के स्थिर रंगीन होने के बाद भी हरा उड़ता रंग उड़ते हुए तोतों के झुंड के कारण दिखाई देता था। 8-10 कौवों से बड़ा झुंड आकाश में दिखाई नहीं देता था। तोते सटे हुए एक साथ उड़ते दिखाई देते थे। कौवे छितरे छितरे उड़ते दिखाई देते थे। सफ़ेद बगुले भी छितरे छितरे उड़ते थे। कोयल पेड़ की डाली में छुपी छुपी दिखती थी। गिलहरी पेड़ पर अकेले नहीं दिखाई दी। आसपास दूसरी गिलहरी होती या चिड़िया ज़रूर होती। तब यह तय नहीं कर पाते थे कि टिट टिट बोलती हुई गिलहरी है या चिड़िया। कभी लगता गिलहरी है, कभी लगता चिड़िया है। तालाब के किनारे के पेड़ पर बैठने वाली रंगीन लंबी चोंच वाली चिड़िया एक छोटी की घंटी की तरह चहचहाती या टुनटुनाती है। रघुवर प्रसाद के ऑटो का इंतज़ार करते हुए जब देर हो जाती और सामने से हाथी निकल रहा होता, तब उनका मन होता था कि हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाते। हाथी पर बैठे साधु की नज़र रघुवर प्रसाद पर पड़ती थी। रघुवर प्रसाद कहते, मुझे ले चलोगे? तो हो सकता है साधु हाथी रोक देता। साधु नहीं रोकता तो हाथी खुद रुक जाता। रघुवर प्रसाद जहाँ ऑटो के लिए खड़े होते थे, वहाँ चाय की एक टपरियाँ दुकान थी। एक पान का ठेला था। साइकिल पंक्चर सुधारने की दुकान थी। इस दुकान के सामने एक गदला पानी भरा घमेला था और वहाँ रिम जकड़ने के स्टैंड से एक पंप टिका हुआ होता। चाय और पान की दुकान के सामने ज़मीन पर धसी हुई लकड़ी की 2 बेंचें थीं। बेंच इतनी प्राकृतिक थी कि लगता था कि पेड़ पर बेंच की तरह उग गई थी और काट कर इसके पायों को ज़मीन पर गाड़ दिया गया। रघुवर प्रसाद ऑटो का रास्ता देख रहे थे। दूर से रघुवर प्रसाद ने हाथी को आते देखा। रघुवर प्रसाद को लगा यहाँ खड़े होने के से जैसे 4 तार के पेड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े होने से हाथी भी दिखाई देता है। फ़र्क इतना था कि तार के पेड़ वहीं खड़े होते थे, जबकि हाथी आता दिखाई देता था। आता हुआ हाथी सामने रुक गया। साधु हाथी की पीठ पर बंधी रस्सी के सहारे उतरा। रघुवर प्रसाद को लगा कि साधु पान की
दुकान से तंबाकू चूना लेने आया हो या चाय की दुकान पर चाय पीने, वह साइकिल की दुकान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि हाथी के पैर की हवा निकल गई हो, हवा भरने की उसकी मनसा नहीं होगी। साधु तंबाकू मलता हुआ रघुवर प्रसाद के पास खड़ा हो गया। धीरे से उसने पूछा, ऑटो नहीं मिली? नहीं मिली, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। हाथी पर बैठेंगे? महाविद्यालय जाना है ना। आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।